हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर पहला कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से दक्षिण का, या ये कहिए कि दक्षिण से उत्तर का, यह कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में शुरू होता है कन्याकुमारी से, वह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और जा करके जो है यहाँ ख़त्म होता है कितना पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर ख़त्म होता है। तो यह भारत जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, एन से नॉर्थ यो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो भारत पूर्ण रूप से जो है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, अर्थात भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु का देशांतर है यहाँ गुजरात में, वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत में, वह उसका जो देशांतरीय विस्तार है वह है 97 डिग्री 25 मिनट। और चूंकि भारत पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में स्थित है तो इसलिए ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का देशांतरीय विस्तार होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत से दक्षिण भारत की उत्तर भारत से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वह यहाँ से ये पूरा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि 3214 किलोमीटर जो है वो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का मानक देशांतर कितना है, यानी भारत जो समय का निर्धारण करता है वो मानक देशांतर से किस प्रकार करता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा जाना जाएगा, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि भारत का जो मानक देशांतर है, भारत चूंकि 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच जो है स्थित है, तो इस दोनों देशांतर के बीच में भारत अपना मानक देशांतर रेखा तय किया है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। जी हाँ दोस्तों, तो इस 5वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जो कि इलाहाबाद के क्वेश्चन अगला वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है। तो भारत का जो मानक देशांतर है वह कहाँ से गुजरता है, यह गुजरता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्जापुर से। 6ठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जी भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि कश्मीर में स्थित है, तो यह किस नाम से जाना जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ इसको जानते हैं हम लोग किस नाम से, तो इस 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। मुख्य भूमि से जो दक्षिणी बिंदु है उसको जानते हैं कन्याकुमारी के नाम से। और अगर सीधा दक्षिणी बिंदु की बात हो जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, याद रखिएगा। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कन्याकुमारी जो है यह मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी बिंदु है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि मुख्य भूमि नहीं बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का स्थित है वह है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह कहाँ स्थित है, तो वो जो 7 सिस्टर्स है उसमें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर आप इसको कमेंट करके बताएंगे तो ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हो चुकी है।
तो उत्तर आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा जो है यह भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झार से हम लोग याद रखते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, यानी जो हम लोग कैसे याद रखेंगे, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छ से छत्तीसगढ़ जो कि 7 हो गया, झार, झार से झारखंड, यानी 8वां राज्य झारखंड है। तो यही 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा जो है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये किन राज्यों से गुजरती है? यह गुजरती है मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से। इसके अतिरिक्त जो भी है तो ऑप्शन में जो है ए, बी और डी है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उसी प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको ऑप्शंस दे करके कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़े देश हैं वो 6 देश बड़े हैं, जिसमें रूस है, कनाडा है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ये सारे देश जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें तो ऑप्शन ए, रूस भी बड़ा है। रूस तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, ब्राज़ील ये सभी भारत से बड़े देश हैं, लेकिन जो है अफ्रीका यह भारत से बड़ा देश नहीं है, अर्थात 10वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्क में शामिल देश कौन सा नहीं है। साउथ एशिया का जो ये है सहयोग संगठन है सार्क, जिसमें इसमें शामिल कौन सा देश शामिल इसमें नहीं है। तो चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में जो है चीन शामिल नहीं है इस देश में, इस संगठन में, सार्क संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो सार्क का जो मुख्यालय है वह हमारे पड़ोसी भारत के पड़ोसी देश जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है, अर्थात 12वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको जानते हैं किस नाम से, रेड क्लिफ या मैकमोहन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको जानते हैं हम लोग मैकमोहन लाइन से, सही होगा। रेड क्लिफ लाइन से भारत पाक के बीच की सीमा रेखा को जाना जाता है। डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हालांकि डुरंड लाइन का जो है वो अंग्रेजों ने खींचा था अफगानिस्तान को अलग करने के लिए, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब। तो याद रखेंगे इसको हम लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। दोस्तों हमको बिहार को भी रख के चलना है। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात ऑप्शन नंबर ख सबसे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की लंबाई कितनी है। तो बिहार की लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो वो 483 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क 15वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गोलघर किस जिले में स्थित है। तो इसमें बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोलघर पटना जिला में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस शहर में स्थित था। तो 3 जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसमें विक्रमशिला जो है वो भागलपुर जिले में स्थित था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार से नहीं है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का संबंध जो है वो बिहार से नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 18वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है
कि पृथ्वी की सबसे जो निचली परत किस तत्व की अधिकता होती है, तो पृथ्वी के सबसे निचले परत में जिस तत्व की अधिकता है उसका जाना जाता है नाम निकेल और लोहा, यानी नीफे कहते हैं, Na से निकेल और Fe से फेरस लोहा। ऑप्शन नंबर ए जो है 19वां का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 है कि सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंग कौन सा है, तो सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंग जो है वह है ऑप्शन नंबर सी एल तरंग। इस प्रकार जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इससे आगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विज्ञान से रिलेटेड अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अपडेट्स आपके पास पहुंचेगा। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक की ओर। पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि कपास के पौधे का जेनेरिक नेम यानी वंशीय नाम कौन सा है। कपास का पौधा जो जिसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसका वंशीय नाम कौन है। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है पहला नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि गौसी पीएम जो है वो कपास के पौधे का वंशीय नाम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। जितने वृक्ष हैं उसमें जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वह है, इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है दूसरा का, वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी जिसमें हम लोग वह कौन सा शास्त्र है जिसमें हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं जी। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा जाना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। दोस्तों हम लोग इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी जो इससे रिलेटेड अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पुष्प जो है ये फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, और पुष्प जो है वो 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक जो है पूर्ण फूल कहलाता है, पूर्ण पुष्प, और दूसरा जो है अपूर्ण पुष्प कहलाता है, और फिर जो है एक लिंगी पुष्प कहलाता है। तो इस प्रकार फिर नर फूल, मादा फूल, द्विलिंगी फूल, अलिंगी फूल, कई मतलब फूलों का जो है ये अलग अलग प्रकार है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कि पूर्ण फूल किसके कहते हैं। तो वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर ये चारों अंग पाए जाते हैं वो पूर्ण फूल कहलाता है। उसके बाद अपूर्ण फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जो है अनुपस्थित होता है, तो वहाँ जो है अपूर्ण फूल होता है। एक लिंगी फूल किसे कहते हैं, तो ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक हो तो उसे कहते हैं एक लिंगी फूल। फिर नर फूल जिसमें केवल पुंकेसर हो, मादा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर हो, द्विलिंगी फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो, और अलिंगी फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं हो। तो इस प्रकार जो है लिंग के आधार पर फूल के ये कई अलग अलग प्रकार हैं। उसके बाद जो है फूल के अगर भाग की बात करें तो पुंकेसर, स्त्री केसर और ये पुष्पासन, ये जो है फूल के अलग अलग भाग हैं। अगले आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो अगर अभी हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि फूल को जो है कई अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पूर्ण फूल उसको कहते हैं जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्री केसर चारों जब अब उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्ण फूल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण फूल कौन है, जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। स्त्री केसर जो है वो फूल का नर भाग है, और पुंकेसर जो है स्त्री केसर फूल का मादा भाग है, और पुंकेसर जो है वो फूल का नर भाग है। तो इसलिए जो है ये चारों जब पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण फूल, और ये इसमें से कोई एक अगर अनुपस्थित है तो उसको कहेंगे अपूर्ण फूल। उसके बाद एक लिंगी फूल क्या है कि उसमें से यानी स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक हो तो वो हो गया एक लिंगी फूल। एक लिंगी फूल में नर फूल और मादा फूल आएगा, क्योंकि अगर स्त्री केसर है तो मादा फूल और पुंकेसर है तो नर फूल, और द्विलिंगी फूल जिसमें दोनों हो, और अलिंगी फूल जिसमें ना स्त्री केसर हो और ना ही पुंकेसर हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो उभयलिंगी फूल किसे कहेंगे, यानी जिसमें स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो। उभयलिंगी जिसको हम लोग जो है द्विलिंगी फूल भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी 5वां नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि जिसमें पुंकेसर यानी जो फूलों का
पुंकेसर जो नर भाग है और अंडे यानी जो फूलों का स्त्री भाग है वो दोनों उसमें उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो संसार का जो सबसे छोटा फूल है वो किस नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं वुल्फिया। और संसार का जो सबसे बड़ा फूल है, संसार का सबसे बड़ा फूल को कहा जाता है रफलेसिया। तो इसका जो 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में जो परागन की क्रिया है, परागन कहते हैं पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन जो है वनस्पति जनन कोशिका कहलाता है परागन, परागकण। यहाँ परागन की क्रिया पूछा जा रहा है, तो परागन की जो क्रिया है यह फूलों में जो है वो कीट के द्वारा होता है। जो सुगंधित फूल है उसमें जो परागन की क्रिया है वो किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। अर्थात इस प्रश्न का जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निषेचन क्रिया क्या है। निषेचन क्रिया किसको कहते हैं, तो निषेचन क्रिया जिसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8वां नंबर प्रश्न का कि नर युग्मक का अंडाणु में संयोजन। नर युग्मक का जो है अंडाणु में संयोजन यानी नर युग्मक का मादा युग्मक में संयोजन जो है वह निषेचन कहलाता है। अगर यहाँ बात हम लोग करें तो नर युग्मक मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक सत्य फल ट्रू फ्रूट्स जो है ये परिवर्धित होता है। ट्रू फ्रूट्स किससे परिवर्धित होता है, तो इस 9वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि ट्रू फ्रूट्स जो है वो अंडाशय से परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि ट्रू फ्रूट्स के बाद ये आभासी फल यानी इसको इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहेंगे। फॉल्स फ्रूट जो है वो उसका उदाहरण कौन सा है, सेब, अमरूद, आम, टमाटर में अगर फॉल्स फ्रूट का उदाहरण ये हम लोग देखें कि इसका उदाहरण, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाएगा कि जो आभासी फल है वह सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से एक पूरा स्थल, अब जो प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर वह इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी जिसमें पाषाण काल पत्थर के काल से लेकर के और हड़प्पा काल तक के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन सी संस्कृति से हुआ है। तो 11वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि वह स्थल मेहरगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ब्लू वाटर नीति जो है नीला जल योजना इससे जो संबंधित है। 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा, यानी अल्बुकर्क जो है यह नीला जल योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया था, यानी फ्रांसीसियों का जो सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया है वह सूरत, पुलिकट, कोचीन और कासिम बाजार में किया है। तो 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि ये जो है सूरत में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे जो निर्णायक युद्ध रहा है वह कौन सा रहा है। तो ये जो ऑप्शंस है हमारे पास, इनमें से जो अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ युद्ध लड़े हैं उसमें सबसे निर्णायक युद्ध 1764 ईस्वी का बक्सर, जो कि बिहार के बक्सर, पहले बघर के नाम से जाना जाता था, अब इसे बक्सर कहते हैं। तो वहाँ का जो युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और ये मुगल शाह की सेना, तीनों की संयुक्त सेनाएं लड़ी और उसके पश्चात जो है तीनों की सेनाओं को वहां अंग्रेजों की सेनाओं ने हराया। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें जो है अंग्रेजों को बंगाल में ये लगान लेने का प्राप्त हो गया। अर्थात जो सबसे निर्णायक युद्ध है अंग्रेजी सेनाओं का ईस्ट इंडिया कंपनी का वह है बक्सर की लड़ाई, जो कि कब लड़ा गया 1764 ईस्वी में। कहाँ, तो बिहार के बक्सर जिले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लॉर्ड विलेजली द्वारा लागू किए गए जो सहायक संधि व्यवस्था है उसके बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है। ये कथन है हमारे स्क्रीन पर कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत का नेपोलियन के खतरे में सुरक्षित रखना और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, भारत की रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। तो 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है कि कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधित करना, ये उसमें से शामिल नहीं था। बाकी सभी जो है सबसे कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था।
अंगल नेपाल युद्ध जो है यानी अंग्रेजों का जो ये अंग्रेजों ने डायरेक्ट नेपाल से युद्ध नहीं लड़ा है, अंग्रेजों का नेपाल से जो युद्ध हुआ है वो अंगल नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में जब उनका शासन था उस दौरान जो युद्ध हुआ, तो ये जो लड़ा गया है 1800 कब 14 से 16 के बीच में, उस समय जो शासन काल था वो किसका था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है फिर ये सुगौली की संधि से उसको विराम मिला, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 16 नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। और अंगल नेपाल युद्ध की विराम कैसे हुआ, तो सुगौली की संधि से। सुगौली मोतिहारी जिला का जो है, बिहार के मोतिहारी जिले का ये हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे जो है यह भारत के लॉर्ड डलहौजी कैनिंग नॉर्थ या कर्जन का नाम है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर 17वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी का जो है यह वास्तविक नाम है जेम्स एंड्रयूज रैमजे। की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 का जो विद्रोह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। दिल्ली से इन्होंने जो है उसकी ये किया है, नेतृत्व करने के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया था, इस 18वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि बख्त खान को जो है इन्होंने साहब आलम बहादुर का खिताब 1857 के युद्ध के दौरान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया है। बेगम ऑफ अवध। तो लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए हैं वो बेगम हजरत महल पूरा नाम से जाना जाता है। बेगम ऑफ अवध भी उन्हें कहेंगे, और जो है ये अवध की महारानी कहिए या जिनका नाम बेगम हजरत महल है, जिनकी कब्र जो है वह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि 1857 के विद्रोह में जो है बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी, उसी तरह जो है बिहार से वीर कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी। कांग्रेस का जो 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ, उसके बाद उसके जो अधिवेशन चल रहे थे प्रत्येक वर्ष, उसमें से किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। 10वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी नागपुर अधिवेशन में घोषणा किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1922 गया अधिवेशन, गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था। और ऐसे अगर कांग्रेस का अधिवेशन देखा जाए तो यह कांग्रेस का कुल 27वां अधिवेशन था और ये गया जिले में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, इस 21वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास के द्वारा जो है यह अध्यक्षता किया गया था। और इससे पहले जो है 1912 में बांकीपुर में पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बिहार में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था। जी, भगत सिंह के द्वारा जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, कौन उनके साथ थे। तो इसमें भगत सिंह के साथ जो ये क्रांतिकारी हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि भगत सिंह के साथ जो है वो बटुकेश्वर दत्त थे, जो बम फेंकने में उनके साथ थे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों को जो है भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को आपको फांसी की सजा दी गई, यानी यह सबसे करेक्ट आंसर है। और इसके लिए जो है ये गांधी जी की सबसे अधिक आलोचनाएं की जाती है, क्योंकि गांधी जी जो थे ये गांधी लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो उसमें गांधी जी एक पॉइंट रखते हैं कि जितने भी राजनीतिक बंदी है उन्हें जो है रिहा किया जाए। तो इसमें अगर ये रखा जाए कि चाहे वो क्रांतिकारी हो या राजनीतिक बंदी हो, सबको रिहा किया जाए जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित है, चाहे वो उनका आंदोलन जिस प्रकार का हो। तो भगत सिंह भी जो है वो रिहा होते, लेकिन गांधी जी का ये था कि जो ये क्रांतिकारी हैं
जो भी मतलब राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इनको जो फांसी की सजा फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये जो अन्य जो ये कांड है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23वां नंबर प्रश्न का वह है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है यह 1924 दिया है, जबकि यह प्रकरण हुआ कब है तो यह हुआ है 1925 ईस्वी में, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। उससे पहले जो लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1910 करेक्ट है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 सही है, लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया जो है हावड़ा प्रकरण था 1910 में, लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया 1916 और 30 ये भी सही है, और जो काकोरी षड्यंत्र है यह 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है और इसी कारण जो है इन लोगों को फांसी की सजा भी हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर करना है। पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। दूसरा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। जी हाँ, 24वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह दोनों कथन सही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है और भगत सिंह रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों जो है कथन वह सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है यह एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? तो इस 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र जो है चिंतन यह एक क्रांतिकारी की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन खत्म दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन जो है वो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में गलत है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, या फिर ये जो है उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव गए थे। तो ये गलत कथन ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित जो ये कथन है गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन है। निम्नलिखित में से गांधी के संदर्भ में कौन कथन है। तो इस 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में है। क्यों? क्योंकि जाति विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और गांधी जी ने जो है वह हरिजन नामक एक पत्रिका निकाला था, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था, अर्थात 27वां नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है कि ये सारे कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के निम्न राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों पर, विज्ञान और इतिहास जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हम लोग आए हैं भूगोल की तरफ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए। 28वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, इसे पहचानना है हमें। तो और इसको क्या करना है कि पूरब से पश्चिम की ओर कूट भी मिलाना है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? तो पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग मिलाएं तो सबसे पहले जो है आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश को तो काट ही दीजिए। सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल के उसके बाद आएगा जो है छत्तीसगढ़, फिर आएगा ये मध्य प्रदेश और फिर अंत में आएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाकिस्तान की सीमाओं से अलग भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती है। तो अगर हम लोग मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान से जो भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं 29वां नंबर क्वेश्चन का वह है कि सबसे पहले गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की जो सीमा है वो पंजाब से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है
कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु, उसके बाद सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों प्रमुख नदियां जो है वो लगभग एक ही जगह से निकलती है और प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है कैलाश पर्वतमाला से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है। मानसरोवर झील के पास से जो है ये तीनों नदी निकलती है, तो हिमालय पार से निकलने वाली नदी के रूप में भी ये दोनों नदी सिंधु सतलज जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उमियम झील जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में से किस राज्य में जो है 31वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपस्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय राज्य में स्थित है कौन, उमियम झील। ऑप्शन नंबर सी जो है 31वां का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र और हुसैन सागर झील कर्नाटक, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 32वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो ये हुसैन सागर झील है यह स्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है अब अगर बात किया जाए राज्य की तो यह तेलंगाना राज्य में आएगा। पहले यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है उसमें सही नाम कौन सा है, तो ये करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी पाराम्बीकुलम आलियार जाना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, माही बाजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ब्यास नदी परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। तो इस 34वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है वह कौन सी वर्षा होती है, तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में 35वां नंबर प्रश्न जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, एकदम सही कथन है। उसके बाद है कि इसमें आर्द्रता के अधिक समय धारण करने की क्षमता होती है, यानी पानी को जो अधिक समय तक वह धारण किए रहता है, करेक्ट आंसर है। सूखने पर काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है, बिल्कुल सही है। और जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी 36वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसे अधीन वर्गीकृत है। तो यह किसके अधीन है, तो अगर हम लोग बात करें कि धर्म के आधार पर जो विभेद है यह प्रतिषेध है, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भारत में विभेद नहीं है, तो यह जो अधिकार है 15वां जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित है, यह किसमें है, तो 37वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है ये इसमें समाहित है। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच ये बातें हैं, तो ये समता के अधिकार में बात निहित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर संकेत करता है। यह बात भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णन है वहां किया गया है, या मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णन है वहां किया गया है, या फिर इसके प्रस्तावना में शामिल है, या ये सभी में शामिल है। तो 38वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि यह जो बातें शामिल है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है। तो ये भारतीय जो ये है, अगर कोई भी विधेयक हो, जरूरी नहीं है कि बड़ा से मतलब संविधान संशोधन की बात हो तभी होगा, या वित्त विधेयक हो तभी होगा, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो तभी होगा। एक साधारण विधेयक को भी पारित कराने का जो तरीका है वो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, या मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना ही होता है, और दोनों की संयुक्त बैठक जो है एक साधारण विषय विधेयक के लिए भी हो सकता है, अर्थात 39वां नंबर
प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 40 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। यानी जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराया जाता है वो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कराया जाता है। तो यह बात जो है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि अनुच्छेद 40 में, यह अनुच्छेद 60 में यह बात वर्णित है। दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके सभी उत्तर व्याख्या के साथ जो है देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।